अवमानना करने के लिए मजबूर किया गया। तो आज सवाल यह है कि यह सिर्फ अंडरमाइनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी नहीं है, यह प्रजातंत्र में एक बहुत गंभीर समस्या की शुरुआत हुई है। लेकिन क्योंकि 10 साल का फलसफा है तो 10 साल की बात ही कर लेते हैं। 2014 से 2024 तक क्या क्या हुआ है 10 सालों में? 10 सालों में इस देश में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, आर्थिक असमानता बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, कर्जा बढ़ा है, रुपया घटा है, आय घटी है, बचत घटी है। लेकिन आपको सिलसिलेवार तरीकों से कुछ चीजें बता देती हूं और उसके बाद उस पर हम ज्यादा बड़ा डिस्कशन कर लेंगे। बहुत जद्दोजहद करी इस सरकार ने, आंकड़ों के साथ खूब खिलवाड़ किया गया, सीरीज को बदला गया, आंकड़ों के साथ जालसाजी करी, लेकिन उसके बावजूद भी 2004 से 14 के बीच में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.7% पर इनकी 10 साल की 5.8% से कहीं ज्यादा थी। हर जालसाजी के बावजूद, अगर जालसाजी ना हुई होती तो वो 7.5% से ऊपर थी। उपभोग घटा है, इनकम घटी है, कंजम्पशन घटा है। उपभोग का घटना दिक्कत तलब बात है क्योंकि हमारी जीडीपी का 60% हिस्सा उपभोग मतलब कंजम्पशन है। हाउस होल्ड सेविंग्स, भारत में सब लोग बचत जरूर करते हैं। 10 रुपए किसी की तनख्वाह होती है तो वो चाहता है कि 2 रुपए बचा ले। सेविंग्स का घटना यह दिखाता है कि कैसे लोगों के ऊपर महंगाई का, आर्थिक असमानता का, बेरोजगारी का कहर बरप रहा है। सेविंग्स आदमी तभी कोई अपनी टच करता है जब उसके पास हर महीने खर्चा करने को पैसा नहीं होता है। यह सब बेरोजगारी के कारण हो रहा है। और बेरोजगारी की अगर आप दर सुन लीजिए, युवा बेरोजगारी की, तो चौंक जाइएगा क्योंकि युवा बेरोजगारी की दर 44% से ज्यादा है। सीएमआई का आंकड़ा, जिसको ये मानते ही नहीं है। आज देश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड था वो डेमोग्राफिक डिजास्टर बनने की कगार पर है। युवा बेरोजगारी सिर चढ़कर बोल रही है। रूरल वेजेस, गांवों में, छोटे शहरों में, कस्बों में उपभोग कम हो रहा है। लोग साबुन, तेल, मंजन, इस तरह की चीजें कम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एफएमसीजी गुड्स होते हैं। ये मानक होता है कि कंजम्पशन कैसे हो रहा है। लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि आज वो बिस्कुट, साबुन, तेल, मंजन, कंघी जैसी छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल कर सके। आप कंपनीज के सेल्स और प्रॉफिट्स देखिए, वो निरंतर घटते जा रहे हैं। मनरेगा, जिसको हमारी विफलताओं का पुलिंदा कहा, उसमें 15.5 करोड़ लोग नौकरी का आवेदन देते हैं। 100 दिन के बजाय 45 दिन का रोजगार मिल रहा है। और असलियत यह है कि सरकार को 26,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्चा करने पड़े इस साल। ये क्या दिखाता है कि रूरल क्षेत्र में डिमांड नहीं है, रोजगार नहीं है, और उसके चलते ऐसा हो रहा है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग। आप लोगों को बुला लीजिए टीवी चैनल पर और अखबारों पर, तो सारे उद्योगपति कहते हैं वाह जी वाह, क्या मोदी सरकार है, 10 में से 10। लेकिन निवेश करने को तैयार नहीं है ये लोग। जब इनसे कहा जाता है आप इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे, तो ये बगले झांकने लगते हैं। और सिर्फ यही इन्वेस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन्वेस्ट नहीं कर रही है, इवन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगातार घटता जा रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2024 वित्तीय वर्ष में 16 साल के सबसे निचले स्तर पर है। और इस सरकार को आपके बच्चों के भविष्य से, बेरोजगारों से, युवा से कोई मतलब नहीं। जो 5%, 4.5% खर्चा होता था शिक्षा पर, उसको घटाकर 3% के नीचे ले आए। बजट में कृषि पर भी कम खर्चा है, स्वास्थ्य पर भी कम खर्चा है। तो इन सब चीजों का कच्चा चिट्ठा ही 10 साल का अन्याय काल है। और उसी अन्याय काल के खिलाफ राहुल जी ने बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी है। मैं शुरुआत ग्रोथ से करूंगी और उसके पहले मैं 2 शब्द कृषि पर बोलना चाहती हूं। इस देश में आज हर घंटे एक किसान आत्महत्या कर रहा है क्योंकि वो कर्जे के बोझ के तले दब गया है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि निजात कैसे मिले। सरकार बजाय कृषि पर ज्यादा खर्चा करने के, बजट के अनुपात लगातार कम हो रहा है। जो 4.9% होता था कृषि पर खर्चा, वो 2.6% हो गया है। सदन की, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट का कहना है कि 1 लाख करोड़ सरकार ने खर्च ही नहीं किए, ट्रेजरी को वापस कर दिए।
794 दिन हो गए किसानों को अपना आंदोलन वापस लिए, एमएसपी पर कोई कानून नहीं बना है और फिर से किसानों के ऊपर आंसू गैस के बम गोले छोड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ सड़कों पर कीलें गाड़ी जा रही हैं, सीमेंट की चट्टानें बनाकर उनको रोका जा रहा है, उनको मवाली, गुंडा, आतंकवादी, नक्सलवादी कहने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। और इसीलिए राहुल जी ने संकल्प लिया है कि हमारी सरकार बनेगी और ऐतिहासिक ऐलान है, हम किसान के साथ न्याय करेंगे, हम एमएसपी पर कानून लाएंगे और डॉक्टर स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है C2+, उस पर हम एमएसपी देंगे। इसके अतिरिक्त मैं कुछ बातें ग्रोथ पर करना चाहती हूं। 2004 से 14 के बीच में जैसा कि मैंने आपको बताया 6.7% ग्रोथ रेट थी। इनकी 1000 जालसाजी के बावजूद इनके 5.8% से ज्यादा है। असलियत यह है कि ये ठीकरा फोड़ते हैं कोरोना पर, लेकिन कोरोना का एक भी केस आने से पहले 2019 में ही हमारी जीडीपी की ग्रोथ दर आधी हो गई थी 3.9% और बेरोजगारी 45% से सबसे ऊपर थी। कोरोना का एक भी केस तब तक आया ही नहीं था। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि सरकार ने तुगलकी फरमान से नोटबंदी लागू करी, सरकार ने औने पौने तरीके से जीएसटी लागू किया, औने पौने तरीके से रातों रात लॉकडाउन लगा दिया और अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। और असलियत यह है कि आज भी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 6% से कम पर ग्रो हो रही है। बाकी दुनिया के सारे देश कोविड में हुए नुकसान से उबर चुके हैं, उनकी भरपाई हो चुकी है, हमारी नहीं हुई है। मैं दूसरी बात करना चाहती हूँ उपभोग की, जो कि मैंने आपको थोड़ा बहुत पहले बताया। और असलियत यह है कि उपभोग मात्र 3% पर ग्रो हो रहा है पिछले 5 साल में। उपभोग हमारी जीडीपी का 60% है। और छोटे शहरों में जैसा कि मैंने आपको बताया, लोग साबुन, तेल, मंजन, कंघी भी नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इसमें भी अगर आप डेटा देखिएगा तो ये अमीरों और सूट बूट की सरकार है। पैसेंजर व्हीकल सेल, कार की तो जो सेल हो रही है वो 4.5% से ऊपर है 10 साल में, लेकिन 2 व्हीलर, मोटरसाइकिल, स्कूटर जो मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब आदमी खरीदता है, उसकी ग्रोथ मात्र 0.7% है, 1% से कम। यह ग्रोथ रेट 9% होती थी 2004 से 14 के बीच में। तो जब हम कहते हैं कि ये अमीरों की और सूट बूट की सरकार है, तो आंकड़े और इन्हीं के आंकड़े दिखाकर कहते हैं। बात करनी जरूरी है बेरोजगारी की, क्योंकि जो दुनिया का सबसे युवा देश है, जिसमें सबसे ज्यादा 60% लोग नौकरी के उम्र के हैं, 35 वर्ष से कम आयु के हैं, वहां पर बेरोजगारी की जो दर है वो त्रासदी है। इट इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि किसी भी विकसित देश में, किसी भी विकासशील देश में कृषि की जो नौकरी होती है, जो एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट होता है, वो कम होता जाता है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज बढ़ता जाता है। इस सरकार के शासनकाल में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की नौकरियां कम हुई हैं। लोग मजबूर है कृषि की नौकरी करने के लिए, चाहे वो कृषि में मजदूरी हो या खेती का काम हो, लोग मजबूर है, लोग विवश है खेती का काम करने के लिए, क्योंकि असलियत यह है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की नौकरियां घट रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग हमारे शासनकाल में 17% होता था जीडीपी का, आज वो 14% है। मात्र 5.9% से 10 साल में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है और ये बहुत बड़ी त्रासदी है। 12.6% लोग मैन्युफैक्चरिंग में काम करते थे हमारे शासनकाल में, अब महज 11.5% कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है युवा बेरोजगारी, जो 25 साल तक का युवा बेरोजगार है। हमारे शासनकाल में युवा बेरोजगारी की 10 साल में दर औसतन 17% रही, वो बढ़कर 25% हो गई, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर बेरोजगारी पहुंच गई है। सरकार कहती है पकौड़े तल लो, तो पलटकर पूछना चाहिए कि पकौड़ा तलने वाला जो तेल था वो 90 पर मिलता था, उसको 220 पर आपने कर दिया।
जो पकौड़ा तलने वाली गैस थी 400 पर थी, उसको 1000 के पास पहुंचा दिया। पकौड़ा तले तो कैसे तले, आटे और दही पर जीएसटी आपने लगा दिया, पढ़ाई से दवाई तक जीएसटी आपने लगाया। रूरल वेजेस, ये बात करनी जरूरी है कि गांवों में आय कैसे बढ़ रही है। महज 1%, ओनली 1% पर ईयर नेट ऑफ इन्फ्लेशन आय रूरल इंडिया में बढ़ रही है, जबकि इन्फ्लेशन 6% से लगातार ज्यादा रह रहा है। और जुमला वीरों की सरकार की तारीफ तो बहुत लोग करते हैं, क्योंकि नहीं करेंगे तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आपके घर आ जाएगी। लेकिन उन जुमला वीरों से अगर आप पूछिए कि जो लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं वो आपकी पॉलिसीज को, आपकी नीतियों को सुनकर निवेश क्यों नहीं कर रहे हैं। कॉर्पोरेट इंडिया का जो निवेश होता है वो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है, वो लगातार घट रहा है। वो यूपीए के 2014 के लेवल से भी नीचे है अभी। क्यों है ऐसा? एफडीआई क्यों नहीं देश में आ रहा है? जो बड़ी कंपनीज होती हैं जो आकर इन्वेस्ट करती है वो क्यों नहीं आकर इन्वेस्ट कर रही हैं? एज अ परसेंटेज ऑफ द जीडीपी एफडीआई यूपीए के शासनकाल से नीचे है। एज अ परसेंटेज ऑफ आवर इकोनॉमी एफडीआई 16 साल के निचले स्तर पर है। और असलियत यह है कि सरकार कहेगी दुनिया भर में एफडीआई कम हो गया है। दुनिया भर में एफडीआई जरूर कम हो गया होगा, लेकिन भारत का उस एफडीआई में हिस्सा और जबरदस्त तरीके से कम हुआ है। सो इंडिया शेयर इन द ग्लोबल एफडीआई हैज कंसिस्टेंटली फॉलन। नौकरी की बात करते हैं, एफडीआई की बात करते हैं, नौकरी कौन बनाता है? क्या नौकरी जो सरकार के प्रिय धन्ना सेठ हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो बनाते हैं? नहीं, वो स्टॉक मार्केट बढ़ाकर अपना पैसा बनाते हैं। नौकरी छोटे, लघु, मध्यम उद्योग बनाते हैं, जिनको एमएसएमई कहा जाता है। लेकिन पिछले 4 सालों में 33,000 एमएसएमई बंद हो गए, सरकार को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पिछले 5 सालों में करीब जो एमएसएमई रजिस्टर हुए 99% उसमें से सूक्ष्म एमएसएमई है, सबसे छोटे। मीडियम और स्मॉल तो रजिस्टर ही नहीं हो रहे हैं। और सबसे बड़ी पते की बात यह है कि सरकार से अगर सवाल पूछिए तो सरकार कहती है एमएसएमई को हम लोन दे रहे हैं। कितना लोन दे रहे हैं आप एमएसएमई को? एवरेज लोन एमएसएमई को 25,000 का दिया गया शिशु के अंतर्गत, शिशु स्कीम के अंतर्गत। आपको 25,000 रुपए हम देते हैं और कहते हैं कि कोई धंधा शुरू करिए और उसको सस्टेन करिए। तो ये व्यापार का भी माहौल बनाना जैसा काम है। 2 बातें और कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगी, और वो है कर्जा। आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, अगर आपका कोई नवजात शिशु है तो उसके ऊपर भी 1,13,000 का कर्जा इस सरकार ने कर दिया है। 2014 में जब हमने इनको कमान सौंपी थी तो इस देश पर 73 लाख करोड़ का कर्जा था, 58 लाख करोड़ का कर्जा था। आज वो कर्जा बढ़कर 173 लाख करोड़ हो गया है। कहां 58 लाख करोड़, कहां 173 लाख करोड़। पर वो कर्जा कहां गया? उससे रोजगार क्यों नहीं बने? उससे निवेश क्यों नहीं हुआ? किसने खाया वो कर्जा? ये सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है और इन्हीं के आंकड़ों से अभी इनके झूठ को साबित कर देती हूं। जीडीपी ग्रोथ रेट हमारे टाइम पर 6.7%, इनके 10 वर्षों में 5.9%। फिस्कल डेफिसिट 2014 में 4.5%, अभी 5.8%। कर्जा मैंने बोला 58 लाख करोड़ 2014 में, 2024 में 173 लाख करोड़। डेट टू जीडीपी, कर्जे का जीडीपी पे अनुपात 2014 में 67%, अभी 82%। हाउस होल्ड सेविंग एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी 23% 2014 में, 19%, घटता जा रहा है बचत। रूरल फार्म वेजेस की ग्रोथ 2014 में 4.1%, अभी 1%। एनपीए, पब्लिक सेक्टर बैंक का एनपीए 8 लाख करोड़ 2014 में, 2004 से 2014 के बीच में 8 लाख करोड़, 2014 से 24 के बीच में 55 लाख करोड़। बैंक राइट ऑफ, लोन माफी जो करी गई 4 से 14 के बीच में 2.2 लाख करोड़ और अब 14.5 लाख करोड़। हेल्थ पर खर्चा होता था 2014 में 1.7%, उसको घटा दिया गया। एजुकेशन पर खर्चा होता था 4.6%, उसको घटाकर 2.9% कर दिया गया। एक्सपोर्ट्स 17% अनुपात होता था जीडीपी का, वो अब 13% रह गया है। मैन्युफैक्चरिंग 17% था, वो 14% रह गया है। रुपया 61 पर दिया था, 83 पर पहुंचा दिया है।
पेट्रोल की कीमत 71 थी, आज 100 के पास है। डीजल 57 पे मिलता था, आज 90 पर मिलता है। एलपीजी का सिलेंडर 414 का था, अब 1000 रुपए पार करा दिया गया है। और सबसे बड़ा फिगर है, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाले लोगों की संख्या 33,28,027 थी। 33.28 लाख उसको घटाकर 31,67,143 कर दी गई है। बड़े बड़े जुमले हैं। सरकार कहती है हमने नौकरी बनाई है, 2 करोड़ रोजगार देना था हर साल। 2,60,000 नौकरी आईटी कंपनीज ने घटाई है 2023 में, इसका कोई जवाब नहीं है। बोलते थे 15 लाख करोड़ आएगा, जुमला था 15 लाख लाएंगे हर अकाउंट में, पता नहीं आप में से किसके आया। लेकिन बड़े बड़े लोग चोरी करके चंपत चूना लगाकर भाग गए इस देश से। वो नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, विजय माल्या हो, संजय सारा हो, जैन हो, तमाम ऐसे लोग जिनको ये सरकार 10 साल में एक आदमी को वापस नहीं ला पाई। 2022 तक हम फार्म इनकम डबल कर देंगे, 27 रुपए कमा रहा है आज किसान। कहते तो रूरल वेजेस बढ़ाएंगे, 1% ग्रोथ हो रही है उसमें। 25 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से हमने निकाला। क्या जुमला लेकर आए। अच्छा, इसकी पुष्टि किसने करी? आप ही के नीति आयोग ने अपनी ही रिपोर्ट बनाई, अपनी ही पीठ थापी, अपने ही मानक बदल दिए। क्या आईएमएफ ने, क्या वर्ल्ड बैंक ने, क्या यूएनडीपी ने इसकी पुष्टि करी? हमने 27 करोड़ लोग जब गरीबी की सीमा रेखा से निकाले थे तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने इसकी पुष्टि करी थी। और अगर 25 करोड़ लोग निकाले तो 80 करोड़ को मुफ्त का अनाज क्यों देना पड़ रहा है? अगर आप मुफ्त का अनाज ना दीजिए तो मेरे देश को आप इस कगार पर ले आए हैं कि लोग भूखमरी से मर जाएंगे।